नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ा पीके जी की बात कर ली जाए। पीके नहीं, मतलब प्रशांत किशोर जी की बात कर लें, क्योंकि धीरे धीरे मुझे हरदम खटका रहता था। मैंने पहले भी इस पे कुछ प्रोग्राम किए हैं। प्रशांत किशोर जी किसकी सुपारी पे काम कर रहे हैं, मतलब अगर सुपारी बोलें तो किसके प्रॉम्प्ट पे काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी जो काम करते हैं उससे किसका फ़ायदा होता है। वो कहें कुछ भी, वो कहें कि मैं जन स्वराज कर रहा हूँ, मैं तो अपोलिटिकल हूँ, मुझसे कोई मतलब नहीं है, मैं जन जागरण कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन किसी ना किसी का तो हित साध रहे हैं। प्रशांत जी एकदम से, अगर आप देखिए प्रशांत जी की किशोर की पिछले 1.5-2 साल से एक जन स्वराज यात्रा चल रही थी। आपने कहीं पेपर में देखा था उसकी बातचीत, कहीं उसको पेपर में जगह मिली थी। लेकिन इंडिया गठबंधन बन जाने के बाद और ख़ास करके नीतीश कुमार जब से चले गए, एकदम से पिछले 2 महीने में बाढ़ आ गई है प्रशांत किशोर जी की। कौन सा ऐसा चैनल है, मैं छोटे मोटे चैनल नहीं, मैं जो देश के अग्रणी चैनल हैं, आपकी अदालत, टाइम्स नाउ पे नाविका कुमार को इंटरव्यू, इंडिया टुडे पे राजदीप सरदेसाई को इंटरव्यू, इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू, एक समदिश नाम के सज्जन हैं उनका एक बड़ा इंटरव्यू, बीबीसी को कई बार इंटरव्यू, रिपब्लिक में तो खैर घर की बात है उनके, तो रिपब्लिक में उनकी यात्रा कवर कर रही है रिपब्लिक जाके। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल एक उन्होंने पीटीआई के हवाले से उन्होंने इंटरव्यू दिया है। अब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का भी उनमें एकदम से बहुत दिलचस्पी होने लगी, और उनके 4-5 मैं ये लगा दे रहा हूँ, उन्होंने उसमें जो मुख्य बातें बोली हैं, प्रशांत किशोर एडवाइजर्स राहुल गांधी टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम कांग्रेस फॉर 5 years। मतलब राहुल गांधी उनके हिसाब से सबसे बड़ी लायबिलिटी है कांग्रेस की, इसलिए उनको वो लेना चाहिए। फिर उन्होंने दूसरा बताया, ऑपोजिशन मिस चांसेस बीजेपी टू गेन इन ईस्ट साउथ मे विन ओवर 300 सीट्स। प्रशांत किशोर, दक्षिण में और ईस्टर्न इंडिया में बीजेपी बहुत गेन करेगी और 300 से ऊपर सीटें जीतेंगी। फिर राहुल जी फिर आ गए, राहुल गांधी मस्ट स्टेप असाइड इफ कांग्रेस डजंट परफॉर्म वेल इन लोकसभा पोल्स, सेज प्रशांत किशोर। ये मैं अलग अलग पेपर की आपको हेडिंग से कर दे रहा हूँ। प्रशांत किशोर प्रेडिक्ट्स बिग विन फॉर बीजेपी इन साउथ ईस्ट, यू विल बी सरप्राइज्ड। माहौल बनाया जा रहा है। प्रशांत किशोर प्रेडिक्ट्स बीजेपी इज गोइंग टू बी द नंबर 1 पार्टी इन बंगाल, बीजेपी इज गोइंग टू बी नंबर 1 पार्टी इन बंगाल। ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर जी जब पढ़ लिख के उसके बाद उन्होंने यूएन में नौकरी की, फिर वो वापस आ गए थे गुजरात, और 2000 जैसा वो क्लेम करते हैं और जैसा माना जाता है कि 2012 का जब तीसरी बार मोदी जी चीफ मिनिस्टर गुजरात विधानसभा का इलेक्शन लड़ रहे थे, तब से इन्होंने उनके साथ रहे और उनको उन्होंने जीत दिलाई। 2014 की मोदी जी की जीत का एक समय सहरा ये माना जाता था कि ये प्रशांत किशोर जी की स्ट्रैटेजी थी। उस समय अमित शाह का नाम भी कोई नहीं जानता था इस देश में। प्रशांत किशोर जी की स्ट्रैटेजी थी जिसने मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया। मैं इस पे आ गया हूँ, उससे पहले मैं अगर एक चीज़ मैं सिलसिलेवार अब आपके साथ चलूँगा। प्रशांत किशोर जी अगर 2011 से लेके अब 2024 तक का आप उनका पूरा सफ़र देखिए, तो एक जगह वो कंसिस्टेंट है, कांग्रेस को कमज़ोर करने, राहुल गांधी की नेम शेमिंग। वो आजकल अगर पिछले आप उनके 60 दिन के रैंडमली कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, तो उसमें जो मिक्स होता है 60% टाइम वो राहुल गांधी को मतलब कुछ दम नहीं है, लीडरशिप नहीं है, ब्रेक ले लेना चाहिए, 10 साल में नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे। आपने एक बार भी सुना कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की? आपने एक बार भी सुना कि राहुल गांधी इस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं या राहुल गांधी की सभा में भीड़ आ रही? एक बार। और इस पूरे दौरान पिछले 13-14 साल में आपने एक बार भी सुना कि उन्होंने मोदी जी के बारे में कुछ कहा हो? मतलब वो नीतीश कुमार को पानी पी पी के गाली देते हैं, राहुल गांधी को देते हैं, लालू जी को देते हैं, तेजस्वी यादव को देते हैं, लेकिन आपने आज तक कभी सुना कि उन्होंने मोदी जी के लिए कहा हो कि मोदी जी की ने पिछले 10 साल में कोई ऐसा? वहाँ पे ज़बान पे ताला लग जाता है। वो दोस्ती है कि डर है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ तो है। जो एक उनको माना जाता है कि वो भाई ऐसे स्ट्रैटेजिस्ट हैं,
उसके बारे में मैंने पहले भी कहा कि किया है, मैं फिर से उसको दोहरा रहा हूँ। प्रशांत किशोर जी के आप अभी तक के जो जितने उनके वहाँ हैं, उनके जो जिसको फेदर इन द कैप बोला जाता है, भाई प्रशांत किशोर जी ने जिता दिया, प्रशांत किशोर जी ने जिता दिया। 2014 में ईमानदारी से, बाकी चीज़ें अलग रख लीजिए, क्या ये कहीं आपको लग रहा था कि मोदी जी नहीं आएंगे और कांग्रेस नहीं हारेगी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आप जिस भी पार्टी के हो? पंजाब में 2017 में जो इनके पदक हैं, जहाँ जहाँ ये कहते हैं कि मैंने ऐसे जिताया, अमरिंदर सिंह 2017, आपको मतलब कांग्रेस आ रही है इसमें कहीं किसी को डाउट था? पंजाब के लोगों से मैं पूछ रहा हूँ। आंध्र प्रदेश जगनमोहन रेड्डी 2019, क्या कहीं डाउट था कि आ रहे हैं? ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पकड़ते उसी का काम है जहाँ पे वो पे संभावना है, और स्ट्रैटेजिस्ट या इस तरह के संकलन करता कि सबको ज़रूरत है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी। लेकिन ये दिल्ली में 2020 में क्या किसी को डाउट था कि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब वापस नहीं आ रहे हैं? 2021 में ममता बनर्जी वापस नहीं आ रही हैं, क्या ये डाउट था? तमिलनाडु में, ये मैं उस जगह की बात कर रहा हूँ जिसमें ये जिनका क्लेम है कि इन्होंने भाई उस जगह का चुनावी प्रबंधन किया। 2021 में स्टैलिन जब आए तो क्या किसी को डाउट था कि स्टैलिन नहीं आ रहे हैं, डीएमके नहीं आ रही है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक जगह जो लिटमस टेस्ट था और जहाँ पे डाउट था वो था उत्तर प्रदेश। 2012 से 2017 अखिलेश यादव की सरकार चली और मेरे हिसाब से उस सरकार ने बहुत अच्छे काम, मैं अखिलेश यादव के करंट नेतृत्व की बात नहीं कर रहा हूँ, उस समय की सरकार ने बहुत कुछ काम किए थे, बेहतरीन काम किए थे। अगर आज अरविंद केजरीवाल जिस तरह से कहते हैं कि अस्पताल और ये वो 10 एम्बुलेंस, वुमेन हेल्पलाइन, मेट्रो, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जिस पे कल परसों में फाइटर प्लेन फिर उतरा, तमाम इस तरह के काम थे। लैपटॉप, मैं उसको एक बड़ा काम मानता हूँ कि लैपटॉप जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, बाद में अखिलेश जी अपनी पार्टी के अंदर जो सीनियर उनके लीडर्स थे उनके प्रेशर में आके उसको बंद कर दिया, लेकिन बेहतरीन काम। और ये सारे ऐसे काम हैं जो अभी भी चल रहे हैं। उस दौरान 2017 में इन्होंने कांग्रेस की से सुपारी ली और कहा कि अब आपको ऐसा मैं रिवाइवल करूंगा, और यूपी के 2 लड़के और क्या क्या किए। 2017 के विधानसभा इलेक्शन में क्या हुआ? अखिलेश की भी लुटिया डूबी, कांग्रेस की भी लुटिया डूबी, और ये वहाँ धीरे से निकल ली। और अभी कहते हैं कि मेरी सारी बातें नहीं मानी गई थी। तो जहाँ चैलेंज आया वहाँ तो डिलीवर नहीं कर पाए। ये बात सिर्फ मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि कभी कभी ये लगता है कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत ये कांग्रेस के अगेंस्ट काम करते हैं। आप हरदम देखिए, ही ऑलवेज वर्क्स अगेंस्ट कांग्रेस। और उसके मैं उदाहरण आपको बता रहा हूँ। 2012 तो मतलब ठीक है भाई, मोदी जी के साथ थे, आपको कांग्रेस को हराना था। 2014 आपको कांग्रेस को हराना था। आप जब, और आपने बीजेपी के से आपको बहुत लंबा वो रहा है, आप जब टीएमसी पहुंचे तो आपने किस पार्टी को तोड़ा? आप उत्तर प्रदेश से ललितेश्वर प्रतीक त्रिपाठी को लेने टीएमसी में ले गए, जिसका कोई सिर पैर नहीं था। आप संतोष मोहन देव साहब की लड़की जो हैं उनको आप त्रिपुरा में ले गए। आप वो जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं अरे गोवा में, फलेरो साहब कितने पुराने, वो कांग्रेस से तोड़ के ले आए। आपके लिए जो पोचिंग ग्राउंड था वो कांग्रेस था। आज तक क्या पीके जी आपने किसी बीजेपी के किसी नेता को तोड़ के किसी और पार्टी में ले गए हैं? टेल मी वन इंसिडेंट। आपको सिर्फ कांग्रेस को तोड़ने में ही आता है, जबकि मतलब मैं ये आप साफ दिख रहा है। दूसरा मैं एक और चीज़ बताऊंगा, ये मैं क्यों कह रहा हूं कि ये कांग्रेस के अगेंस्ट काम करते हैं। जब ममता बनर्जी की जीत हुई बहुत अच्छी, उस जीत के बारे में बता दूं। वेस्ट बंगाल की जीत अगर आप देखिए, नहीं मैं उस पर बाद में आऊँगा, पहले मैं पूरी बात कर लूँ। जब वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जी जीती, उसके बाद आपने क्या काम किया? उसके बाद प्रशांत किशोर जी ने घूम घूम के नॉन यूपीए फ्रंट बनाने की कोशिश की। आप बम्बई गए, आप शरद पवार से मिले, आप उद्धव ठाकरे से मिले, आप दिल्ली आए, मीटिंग कराई। आपने क्या कहा था? आपने कहा था नॉन यूपीए फ्रंट अगर बनता तो उसका फ़ायदा किसको होता?
उसका क्या डायरेक्ट फ़ायदा मोदी जी को नहीं होता? विपक्ष के वोट जितनी जगह बट जाएं, उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी बीजेपी होगा। इसमें क्या कहीं कोई शक शुबा है? तो मैं तो ये देखता आ रहा हूं कि आप जो भी काम करते हैं, कहीं ना कहीं अंडरलाइन उसमें आप बीजेपी का फायदा कराने का काम करते हैं, आप बीजेपी के हित में काम करते हैं। लोग वेस्ट बंगाल की बात करते हैं कि देखिए ममता बनर्जी को करा दी। ममता बनर्जी का 2016 के इलेक्शन में 211 सीटें थीं और 45% वोट उनको मिले हुए थे 2016 के इलेक्शन में। जब पीके जी ने कमान संभाली तो उन्होंने 45% वोट और 211 सीट से शुरू किया। 2021 के इलेक्शन में फाइनल रिजल्ट क्या रहा? 215 सीट और 48% वोट। अब इसी पे पीके जी मार अपनी तारीफ ठोके रहते हैं कि मैंने 4 ही सीट बढ़ाई, 3% वोट बढ़ाया। लेकिन जो मुझे लगता है कि जिसके हित में काम कर रहे थे उसकी क्या हालत हुई? उसकी 3 से 77 सीटें हो गई। वेस्ट बंगाल में मेरे हिसाब से अगर बीजेपी का हित कोई साध रहा था तो उस स्ट्रैटेजी का जितना लाभ ममता बनर्जी को नहीं हुआ, उससे ज़्यादा लाभ आपने बीजेपी को दिलवाया। बीजेपी 3 से 77 सीट हो गई, बीजेपी के 4% से 38% वोट हो गए। कांग्रेस को सबको आपने किनारे करके अपनी स्ट्रैटेजी बना के ये कर लिया। आपने फ़ायदा किसका कराया? क्योंकि ये एक मूल प्रश्न है जो आपसे बार बार तो पूछा ही जाएगा। अब एक दो चीज़ें ज़रा और मैं समझने के लिए, आप एक इतनी बड़ी जन स्वराज यात्रा चला रहे हैं। अगर आप देखिए वो मतलब जैसे राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा में वो सब कंटेनर लगते थे, यहाँ पूरा गांव बस जाता है भाई। कैनोपी बढ़िया वाली, बढ़िया टेंट, बढ़िया अलग रास्ता, ये सब बनता है। सैकड़ों गाड़ियाँ चल रही हैं। कौन फंड कर रहा है? आपसे एक दो इंटरव्यू में पूछा गया कि हु इज़ फंडिंग, तो आप कहते हैं कि वो सारे लोग जिनके लिए मैंने काम किया था वो फंड कर रहे हैं। उन सारे लोगों में तो मोदी जी और बीजेपी भी आता है। वो सारे लोग जिनके लिए मैंने काम किया था वो फंड कर रहे हैं। आज क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी इस स्थिति में हैं कि वो इनकी मदद कर रहे हो मॉनेटरी? आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी इनकी मदद कर रही हैं? क्या आपको लगता है कैप्टन अमरिंदर सिंह इस स्थिति में है कि वो इनकी मदद कर रहे हो? क्या आपको लगता है कि डीएमके के स्टैलिन जहाँ पे ये बता रहे हैं कि साउथ में इस बार बीजेपी बहुत अच्छा करेगी, वहाँ वो इनकी मदद कर रहे हैं? चीज़ें बहुत साफ हैं, वो खुद एडमिटेड हैं उनकी कि जिन लोगों के लिए पुराने समय में इन्होंने काम किया था वो इनकी मदद कर रहे हैं, खुद ही बोले। तो फंडिंग कहाँ से आ रही है? वो खुद कह रहे हैं। तो फंडिंग तो वहाँ से आ रही है। उनका सारा जोर ये है कि राहुल शुड क्विट, राहुल ठीक नहीं है, राहुल इस लायक नहीं है, राहुल। उनका सुबह से शाम तक इसी पे टेप चलता रहता है। आपने कभी उनको देखा कि ही इज टॉकिंग अगेंस्ट मोदी? एनी पॉइंट, एनी इंटरव्यू, एनीथिंग पिछले 2-2.5 महीने में? और एकदम से बाढ़ क्यों आ गई है? एकदम से सारा गोदी मीडिया मतलब लग गया है, सबको इंटरव्यू चाहिए, सब लोग दौड़ रहे हैं, सबको वहाँ। तो आप भी तो मीडिया की हालत देख रहे हैं। कहीं से सिग्नल दिया गया होगा, किसी ने कहा होगा, तभी ये दौड़ धूप लगी है ना। अच्छा, वो ये भी नहीं कहते हैं कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो कहते हैं जन स्वराज पार्टी का देखेंगे और अभी हम विधानसभा देखेंगे, लेकिन इस इलेक्शन में भी हम मूक दर्शक नहीं रहेंगे। ठीक है भाई, आप मूक दर्शक मत रहिए। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि वो राहुल गांधी को क्या क्या नहीं कह रहे हैं। अब राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं राहुल गांधी थिंक्स कि ही नोज एवरीथिंग। तो पीके जी आप भी, यू ऑल्सो नोज कि यू नो एवरीथिंग। हर आदमी इस हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोगों में 140 करोड़ लोगों को लगता है कि दे नो एवरीथिंग, क्योंकि समवन इज मोर क्वालिफाइड, मोर वेल रेड, मोर एक्सपीरियंस, तो आपको उससे चिढ़ लगती है, आप उनसे टेक अ ब्रेक। फिर आप ये कहते हैं अमेठी और वायनाड की आप बात करने लगते हैं। आप वायनाड को बताते हैं कि वहाँ जाके कोई वैल्यू वो नहीं और बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अरे भाई साहब, वायनाड गए हैं राहुल गांधी तो 20 में से 19 सीट आ रही हैं इंडिया अलायंस की, यही आई थी ना पिछली बार। तो अगर प्योरली फ्रॉम द मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू
उत्तर प्रदेश जहां कांग्रेस की 1 सीट आती है और केरल जहां पे 15 सीट आती हैं, और अगर वहां राहुल गांधी के जाने से मतलब इंडिया अलायंस को, माफ़ कीजिएगा 19 नहीं 20 में 20 सीट, क्योंकि वो तो एलडीएफ था, अगर वहाँ केरल में जाने से आपको 100% इंडिया अलायंस को सीट मिलती है तो वाई ही शुड नॉट गो देयर। आपने क्या कभी मोदी जी से कहा कि आप गुजरात में, आपने 2000 इलेक्शन लड़ा था तो गुजरात से भी, यूपी से, आप गुजरात से ही लड़िए? आपने कभी ये राय दी, आप जो राय राहुल गांधी को अभी दे रहे हैं? मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि ये एकदम से इनका पिछले 2 महीने में नाम आना, लाइमलाइट में आना, खूब इंटरव्यूज़ देना और उस इंटरव्यू में केवल और केवल राहुल गांधी को गाली देना, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति ज़रूर है। वो बार बार, अच्छा ये भी कहते हैं कि उनसे पूछा जाता है कि आपको जो पैसा दे रहे हैं तो नाम नहीं बताते हैं, फिर कोई पूछता है कि अनएथिकल पैसा था, उनका भाई ये मैं कैसे बता सकता हूँ, वो पैसा देता है उसको कहाँ से मिला ये मुझे नहीं मालूम है। मुझे एक और चीज़ है कि उन्होंने साफ साफ कहा कि नीतीश ने काम नहीं किया, और 2015 में आपने उतनी ताकत से, जितना आपने उनको बनाया था उतनी ताकत से आप कहते हैं आप उनका विरोध करेंगे, तो आपको एक नीतीश जी से और एक राहुल गांधी से कुछ व्यक्तिगत खुंदक जैसा है। मैं कुछ चीज़ें और कहूँगा कि जब आपसे साफ साफ पूछा जाता है कि अनएथिकल कुछ चीज़ें होती हैं, उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल अनएथिकल होती हैं, कितनी डर्टी होती हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं एज डर्टी। तो कहीं ना कहीं बिना कुछ कहे भी कुछ चीज़ें समझ में आने वाली हैं। आप कहते हैं कि आप ये कहते हैं इंस्टीट्यूशंस आर कॉम्प्रोमाइज, क्यों नहीं कहते हैं कि कौन कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, किस पार्टी की वजह से हो रहा है, कौन नेता इसके पीछे मुख्य रूप से है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनको बिल्कुल एजेंडा छोड़ा गया है। हम लोग फलाना पार्टी को बी टीम, वो सी टीम और वो ए टीम ऑफ बीजेपी कहते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी एक स्ट्रैटेजी के तहत बिल्कुल ठीक से राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस को पूरी तरह से उस नैरेटिव को सेट करने में है कि ये लोग कुछ नहीं हैं, ये बिल्कुल बेकार हैं, ये हारेंगे। अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि दक्षिण में इस बार बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि बंगाल में बीजेपी की तृणमूल से ज़्यादा सीटें आएंगी, तो एज वी स्टैंड, क्योंकि ये उनका प्रेडिक्शन टाइप है, एज वी स्टैंड टुडे, मेरी पॉलिटिकल एनालिसिस में ऐसा कतई नहीं है। उनको दिखता होगा, तो दिखता होने से ज़्यादा मुझे लग रहा है वो उस नैरेटिव को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो जिसने भी उनको सुपारी दी है या जिसके भी प्रॉम्प्ट पे वो काम कर रहे हैं, उसलिए वो एक एजेंडा सेट कर रहे हैं कि कांग्रेस को कैसे नेम शेमिंग करो, इंडिया अलायंस को इररिलेवेंट बनाओ, जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी का फ़ायदा ज़रूर हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।